मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार बता दो आप लोगों को आवाज, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग सर, आ रही है आवाज? वीडियो भी क्लियर है? यस सर। तो ये यहाँ पर इसमें हमने क्वेश्चंस कहाँ तक कर लिए थे एवरेज सीरीज में? तक कंप्लीट कर लिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ने की बोल रहा था, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि शायद मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को टाइम दे दिया था इसको सॉल्व करने के लिए, है ना? ठीक, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको एक सीरीज दी हुई है, ये लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है? अब इसमें स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये सीरीज आपको दी हुई है यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है? द नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड, माने कि पहले बाय अ सिंबल एंड immediately followed by an alphabet आर अरेंज इन द एंड ऑफ द सीरीज। ऐसे नंबर्स को इन्होंने एंड ऑफ द सीरीज में अरेंज कर दिया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अरेंज आफ्टर एल, एल के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक। स्टेप 2 भी दे रखा है, स्टेप 3 भी दे रखा है। यहाँ पे नोट करने में एक चीज आपको दे रखी है, स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1 एंड स्टेप 3 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 2। अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है? मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद दूसरा स्टेप अप्लाई क्यों किया जा रहा है? यानी कि जो स्टेप 1 को अप्लाई करने के बाद इनपुट के अंदर जो चेंजेस आएंगे, वो जो चेंज होगा ना, उस चेंज के अंदर स्टेप 2 अप्लाई होगा, और जो स्टेप 2 में करने के बाद जो स्टेप 2 के चेंजेस हो जाएंगे, वो चेंजेस के अंदर स्टेप 3 अप्लाई होगा। ऐसा लॉजिक है इसका, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1 को लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 के बाद मतलब पहला आपका क्या होगा, देखते हैं उसको। पहले देखो आप सिंबल नंबर अल्फाबेट, तो सिंबल, जब तक आपका सिंबल नहीं आता तब तक चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एन, उसके बाद आ गया आपका एट द रेट, फिर एट द रेट के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? सिंबल नंबर अल्फाबेट। तो यहाँ पर एक आपका ये बन गया पेयर सिंबल नंबर अल्फाबेट का। तो यहाँ पर आप एट द रेट लिख लो, बट 9 को बाहर निकाल लो, फिर के, फिर आएगा आपका TQ5, फिर परसेंटेज, अगेन सिंबल नंबर अल्फाबेट, फिर यहाँ से 8 निकाल लो बाहर, और परसेंटेज और बी को एज इट इज लिखा रहने दो, ठीक है? उसके बाद 8 आप बाहर निकाल लो। उसके बाद अगेन देख रहे हो यहाँ पे आप सिंबल नंबर अल्फाबेट, यानी कि यहाँ से 7 बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा? हैश और डी, 7 बाहर निकाल लिए यहाँ से। उसके बाद एस एस्ट्रिक H4WL, ठीक है? तो बेसिकली आपके यहाँ पर कितने नंबर है? 3 नंबर है, 7, 8 और 9। अब आपको इन्हें एल के बाद अरेंज करना है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है अरेंज इमीडिएट आफ्टर एल इन द एंड ऑफ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो पहले 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। क्या पहला वाला समझ में आया आप लोगों को? अब स्टेप 2 को अगर स्टेप 1 के बाद करना, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि स्टेप 1 का करने के बाद जो चीजें दिखाई दे रही है वो अप्लाई करनी। अब क्या लिखा है स्टेप 2 देखो, द ऑड नंबर, ऑड संख्या which are immediately preceded by an alphabet, odd number which is immediately preceded by an alphabet interchange their position with respect to the alphabet just before it। यानी कि
The odd number which are immediately preceded by an alphabet interchange their position with respect to the alphabet just before it. यानी कि अगर यहाँ पर कोई ऑड नंबर है और उससे पहले कोई एक अल्फाबेट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे. क्या ये बात समझ में आई? क्या ये वाली बात समझ आई आप लोगों को? ठीक, तो अब यही करते हैं. देखो डॉलर, अब यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है और एफ है, यानी कि एफ और 3 इंटरचेंज हो जाएंगे. एफ फिर 6 9 n @ k t. अब देखो 5 और q, ये दोनों अपने आप को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे. q सॉरी 5q हो जाएगा, q 5 पे जाएगा 5q. फिर c परसेंट b हैश d s एस्ट्रिक h 4 w, और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. 7 l 8 9. स्टेप नंबर 2 के बाद चीजें समझ में आई, एक बार बताओ मुझे. ठीक, अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, द अल्फाबेट्स which are immediately followed by a symbol. The alphabets which are immediately followed by a symbol are arranged in alphabetical order between H and 4 in step 2. यानी कि H और 4, जो स्टेप 2 में H और 4 आया है आपका, है ना, इसमें आपको क्या प्लेस करना है, उन अल्फाबेटों को प्लेस करना है which are immediately followed by a symbol. यानी कि जिस अल्फाबेट के जस्ट बाद सिंबल आए हैं वो सारे अल्फाबेट्स आपके H और 4 के बीच में अरेंज होंगे, जो स्टेप 2 में दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी. तो यहाँ पर देखेंगे कि अल्फाबेट के बाद कौन सा सिंबल है. यहाँ पर डॉलर है, यहाँ 3 F 6. देखो @ यानी कि n को मैं यहाँ से उठा लूंगा, n को यहाँ पे साइड से लिख लेता हूँ n. उसके बाद @ फिर k t 5 q. c के बाद परसेंटेज है, यानी कि परसेंटेज यहाँ से c उठा लूंगा. फिर परसेंटेज b उठा लूंगा यहाँ से, क्योंकि b के बाद हैश है. उसके बाद d, उसके बाद यहाँ से अब s उठा लूंगा, क्योंकि s के बाद क्या है, एस्ट्रिक है. फिर h, अब मुझे इनके बीच में लिखना है, जगह छोड़ दे रहा हूँ. 4, फिर w l 7 8. समझ में आई ये बात आप सभी लोगों को? अब क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना है H और 4 के बीच में. यानी कि पहले आएगा आपका B, फिर आएगा C, फिर आएगा N, फिर आएगा S. तो ये आपका स्टेप 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. तीनों आउटपुट आपको मिल गए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के बाद. सर ये लास्ट में W 7 8 9 नहीं होगा? W 7L 8 9. 7L क्यों होगा? क्योंकि L के तो सारे बाद में पहुंच चुके हैं ना. नहीं सर, वो हमने स्टेप 2 जो करा, स्टेप 3 तो स्टेप 2 के बाद आएगा ना. स्टेप 2 में लास्ट देखो 4 7 L 8 9 है, तो स्टेप 3. हाँ तो राइटिंग मिस्टेक हो गई. हाँ जी. ठीक, चलो अब इसमें क्वेश्चन देख लो, क्या देता है. क्वेश्चन नंबर 20 तो एक बार रिपीट कर सकते हो? मैं भी आई थी थोड़ा सा लेट हो गई. अच्छा, पूरा रिपीट कर दो. मतलब हाँ थोड़ा सा, ये हाँ, मतलब पूरा मतलब ये स्वैग है. लेट आएगी सर, पूरा रिपीट कर दो प्लीज. चलो ठीक है, मैं यहाँ पर देखो एक चीज आपको समझा रहा हूँ, तो समझना पहले. पहले तो इस क्वेश्चन में ये समझो कि ये आपको दिया हुआ इनपुट, ठीक है. इस इनपुट के ऊपर पहले आपको स्टेप 1 अप्लाई करना है.
अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1 एंड स्टेप 3 अप्लाइड आफ्टर स्टेप 2। इसका मतलब ये है कि इस इनपुट के अंदर अगर आप स्टेप 1 अप्लाई करते हो तो यू विल गेट एन आउटपुट। अब उस आउटपुट जो आपका स्टेप 1 के बाद आता है उसके अंदर आपको स्टेप 2 अप्लाई करना है, और स्टेप 2 का जो आउटपुट आता है उसमें उसके अंदर आपको स्टेप 3 अप्लाई करना है। अब यहाँ पर स्टेप 1 क्या है ये पढ़ो, द नंबर्स which are immediately preceded by a symbol, यानी कि पहले जिस नंबर से जस्ट पहले एक सिंबल आ रहा है एंड फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, और जिस नंबर के बाद जस्ट बाद एक अल्फाबेट आ रहा है, तो ऐसे नंबरों का क्या करना है वो देखो। The numbers which are immediately preceded by symbol and immediately followed by an alphabet are arranged in the end of the series in increasing order, यानी कि ascending order, छोटे से बड़ा। They are arranged immediately after L, तो L के जस्ट बाद आपको ऐसे सबको अरेंज कर देना है। L के जस्ट बाद इन सबको आपको क्या करना है, अरेंज कर देना है। तो आप एक बार ये जो मैंने बोला है इसको आप इसमें अप्लाई करके देखो इस इनपुट के अंदर, और ये आउटपुट मैच करके देखो। जल्दी क्विकली करके देखो इसको एक बार निशा कॉपी में अपनी। अच्छा, मॉर्निंग की 8 बजे की क्लास आप लोगों ने करवाई है ना? शाम को एक क्लास थी, एक सुबह थी, आप लोगों ने बोल बोल के कराई है ना? दूसरों की नींद खराब करोगे ना। अब यहाँ पे कुछ लोग आते ही नहीं है, मतलब मेरी नींद खराब कर रहे चले थे कि सर को जल्दी उठा लो, जिसकी भी क्लास सुबह 8 से 9 हो। खुद नहीं आए, जिन्होंने बोला था वो लोग सारे आते हैं। अच्छा, जिन्होंने बोला था तो देख लो, और सब लोग आराम फरमा रहे हैं। फिर उन लोगों को क्लासेस ही नहीं लेंगे ऑनलाइन। अच्छा, लेनी नहीं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस? नहीं लेंगे, सॉरी, वो ऑफलाइन क्लासेस ही लेंगे। ऑफलाइन तो समझ लो कम से कम 3 महीने तक फिर से स्टार्ट होने वाला, इस बात की गारंटी है। हाँ, उनके पास टाइम है, हमारे पास नहीं है। हाँ ठीक है, इसलिए हम लोगों ने मैम को पूछ किया था। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तो फिर एक मॉर्निंग की क्लास और एक इवनिंग की क्लास में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर पूरा दिन ना ऐसे ही निकल जाता है। इवनिंग के टाइम पे थोड़ा बिजी हो जाता है ना, तो फिर उस टाइम पे क्लासेस के लिए फिर मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। जब वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आप समझ में आ गया ना निशा? नहीं आया। वेरी गुड। यहाँ पर क्या लिखा है कि सिंबल नंबर अल्फाबेट, तो इसमें देखो यहाँ पर सिंबल नंबर अल्फाबेट मतलब ये जो सीरीज है ना ये कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, ठीक है? कहाँ पर है ऐसा देखो, सिंबल फिर नंबर नहीं है, सिंबल नंबर अल्फाबेट एक तो ये पेयर है, उसके बाद सिंबल नंबर अल्फाबेट एक ये पेयर है, उसके बाद सिंबल नंबर अल्फाबेट एक ये पेयर है। क्या कोई और है? नहीं है। अब ये जो 3 पेयर है ना सिंबल नंबर अल्फाबेट के, इनके नंबर्स को निकालना है इनकी पोजीशन से, ठीक है? इनको निकाल लो और पूरी सीरीज को एज इट इज लिख दो। फिर देखो $F36N9 निकाल लिया, @KTQ5C% 8 निकाल लिया, B लिख दिया, #7 निकाल लिया, D लिख दिया, बाकी S#4WL सबको यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अरेंज इन द, मतलब उन नंबर्स को अरेंज कर दो इन द एंड ऑफ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर L, तो L के बाद इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बात खत्म हो गया। स्टेप नंबर 1 हुआ क्लियर? यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पर देखो, मुझे ऑब्वियसली बात है कि मुझे एसएससी का थोड़ा सा कम आइडिया है, बट जितने भी लोग बैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मेरी दो बातों को मान लो, और गारंटी से बोल रहा हूँ कि पेपर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट पे फोकस करो अपने, जितना कर सकते हो, ठीक है?
तो क्लासेस तो आप लोग ले रहे हो रेगुलरली, अच्छी बात है। एक तो मॉक टेस्ट पे फोकस करो और दूसरा करंट अफेयर्स पे फोकस करो, बात खत्म। प्री भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। इतनी चीज को अगर आप ढंग से तरीके से कर लो फॉलो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 देखो एक बार निशा क्या लिखा है। अब स्टेप 1 के बाद आपका ये वाला आउटपुट आ गया ना, स्टेप 1 को फॉलो करने के बाद आपका ये आउटपुट आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है, द ऑड नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट, यानी कि जिसके जस्ट पहले अल्फाबेट आ रहा हो, जिस ऑड नंबर के पहले, इंटरचेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अल्फाबेट जस्ट बिफोर इट। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। समझ में आया क्या करना है स्टेप 2 के अंदर? हाँ सर आ गया, समझ आ गया। अब इस वाले स्टेप में ना इसको अप्लाई करके देखो कितने ऑड नंबर है जिसके पहले अल्फाबेट आ रहा है। तो देखो ये है, उसके बाद ऑड नंबर एक तो ये है 5 के, और ये DS है छोड़, एक ही है आपका, एक ही है आपका 7 तो इन तीनों को बस इंटरचेंज करना है। तो हैश F3 की जगह 3F हो गया, 6n@KT, Q5 की जगह 5Q हो गया, C%B#D S# सॉरी H4W, L7 की जगह 7L हो गया, 7 8 में, ठीक है। तो आपको स्टेप 2 भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है। अब स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3 में देखो क्या करना है, पढ़ो एक बार उसको तो बताओ मुझे। स्टेप 3 क्या कह रहा है, द अल्फाबेट्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो द अल्फाबेट विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, सॉरी इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, मतलब जिस अल्फाबेट के जस्ट बाद सिंबल आ रहा है ना, तो ऐसे अल्फाबेटों को करना क्या है वो देखो। दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि उन्हें उन्हें H और 4 के बीच में स्टेप 2 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। H4 कहाँ है, H और 4 ये रही, ठीक है। तो ऐसो को आपको क्या करना है, ऐसो को आपको इनके बीच में अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये समझ में आ गया स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे। अब आया तो क्या आया, अब सर पूरा बता के रहेंगे। कोई बात नहीं, क्लियर हो गया ना? बता अभी भी बताओ कि हो गया क्लियर? ना हो गया अब तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ नोट वाली लाइन दे रही है, वो भी पढ़ लो। What is the sum of number which is 6 from the right hand in step number 1? तो राइट हैंड से छठा नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 4। What is the sum of the number which is 6 from the right hand in step 1 and 8th from the left hand in step number 3? तो 8 from left hand कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 5। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 4 + 5 9 होगा। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, how many alphabets are immediately preceded and immediately followed by a number in step 2? यानी कि नंबर अल्फाबेट नंबर स्टेप 2 में कितने पेयर बनने हैं। तो स्टेप 2 ये रहा,
नंबर अल्फाबेट नंबर, उसके बाद नंबर अल्फाबेट नंबर, उसके बाद नंबर अल्फाबेट नंबर, 3 बने। समझ आई ये बात? बाकी लोग भी आंसर कर लो। जितेश, भास्कर, समझ में आया निशा 3 कैसे होंगे इसमें? यस सर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट? सॉरी, प्रीसीडेड। इन स्टेप नंबर 3, मतलब अल्फाबेट सिंबल चाहिए ना, तो अल्फाबेट सिंबल, अल्फाबेट सिंबल, अल्फाबेट सिंबल, बस 2 ही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका मेंस में आ चुका है, और एसबीआई क्लर्क के लिए ये स्टेप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है मेंस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ये पहले से स्टेप का प्रॉब्लम करा हुआ तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट से चीज़ों को कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली होता क्या है सर, प्रीवियस ईयर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हाँ, प्रीवियस ईयर का ही आया हुआ है, तभी तो बोल रहा हूँ मैं, आया है तभी तो बोल रहा हूँ। ये मेंस में आता है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, प्रीलिम्स में नहीं आते भास्कर, प्रीलिम्स में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। प्रीलिम्स जो ऊपर पूरा कराया है ना एसबीआई क्लर्क के लिए, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का या 4 नंबर का, और मीन्स में भी आपको उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, इसको देखो, ट्राई टू सॉल्व करो। कितनी अच्छी बात बोली है, ट्राई टू सॉल्व करो। ट्राई टू सॉल्व। आयुष आप खुल गई आपकी? सर लिंक ही नहीं दिया सर, मतलब मेरा लिंक ही नहीं हिट हुआ था पोर्टल में। मैम को कॉल किया, उन्होंने 8:20 तक फ़ोन नहीं उठाया, फिर अब उन्होंने फ़ोन उठाया, अब लिंक मिला है सर मुझे। ओके, कोई बात नहीं, आप एक यस बार सर, जो, मैंने भी इसको लिंक सेंड किया था पर बेचारे को खुल नहीं रहा था। ओके कोई बात नहीं। डायरेक्ट वेबसाइट से आ जाया करो ना, लिंक तो मैं देखती भी नहीं हूँ। उस पे भी जनरेट नहीं हुआ था, मतलब उस पे भी, पोर्टल पे भी नहीं था, ना ही जीमेल पे कोई लिंक आया था। मैं तो बुक मार्क करके वेबसाइट सेव कर रखी है, वो गुड, भी वेरी कर गुड, रखा है, बट स्मार्ट। मेरा जनरेट ही नहीं हुआ था सीधा पोर्टल। खोलती हूँ वहां से, लॉगिन भी हाँ नहीं करना, वेबसाइट तो से। ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है, काम खत्म। कोई बात नहीं आयुष, आप क्वेश्चन जो नहीं कर पाए वो करके दे देना, और नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। सर ये यूट्यूब पे हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा। हाँ, ये हमारे YouTube चैनल को ऊपर लेके जाएगा। अभी एक महाराष्ट्री नहीं आया, शाहरुख खान, और ऋतिक भी नहीं आया यार। ऋतिक आपके क्लासेस से नहीं आ रहा, वो बीमार है। ओके, अब बता दें। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, फर्स्ट 10 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10।
The word cover is written in alphabetical order against each even number from top to bottom. Is written in alphabetical order, यानी कि पहले C लिखूंगा, फिर E लिखूंगा, फिर O लिखूंगा, फिर R लिखूंगा, फिर V लिखूंगा, और किसके अगेंस्ट लिखना है? अगेंस्ट each even number from top to bottom. तो C E O R V, ठीक है. Now two letters are between C and V. C और V के बीच में 2 लेटर्स हैं, यानी कि C अगर यहाँ पर है तो 1 2 V यहाँ पर आएगा, ठीक है. नेक्स्ट, two numbers, two letters are written between C and V. The number of letters between M and E is same as O and G, ठीक है. तो भी मुझे यहाँ पर O की M की पोजीशन नहीं पता और G की नहीं पता, ठीक है. M is written above E, ओके. M E से ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर अगर M को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो O और G यहाँ पर आएगा. अगर मैं M को यहाँ प्लेस नहीं करता हूँ, G तो लिख दिया था ना पहले, हाँ वो लिख दिया था, ठीक है. अगर मैं M को यहाँ प्लेस करता हूँ, M को अगर यहाँ प्लेस करता हूँ तो M और E के बीच में 1 2 हो गए, तो O और G के बीच में भी 2 हो जाएंगे, 1 2, तो G यहाँ भी आ जाएगा और G आपका यहाँ भी आ जाएगा. तो इसका मतलब अभी इसकी पोजीशन कंफर्म नहीं हो रही, बस ये लिखा है कि M is written above E. Two letters are between V and S. 1 2 S यहाँ आ जाएगा, ठीक है. अब ऑब्वियसली बात है, M को जैसे ऊपर पुट नहीं कर पाऊंगा, M को पुट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि M को अगर यहाँ पुट करूंगा तो A और G के एडजेसेंट नहीं रख सकता. तो अब M और E के बीच में 2 गैप है, तो O और G के बीच में भी 1 2 G यहाँ पे आ सकता है, 1 2 G. तो या तो G आपका यहाँ पर आएगा या तो 1 2 G आपका यहाँ पर आएगा. क्लियर है? यहाँ तक यही बना लगा नहीं? यस सर, ये बना दो. तो एक तरीके से फ्लोर बेस्ड वाला क्वेश्चन हो गया, राइट? आप लोगों ने अगर करे होंगे कभी. हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आर देयर बिटवीन द अल्फाबेट रिटन अगेंस्ट 8 नंबर एंड 10 नंबर. मतलब 8 नंबर पे क्या लिखा है? R लिखा है, और 10 नंबर पे क्या लिखा है? V लिखा है. तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आर देयर बिटवीन द अल्फाबेट रिटन अगेंस्ट नंबर 8 एंड 10. तो R और V के बीच में कितने? तो S T U 3 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा. समझ आया ये? आयुष, अमन, जितेश? यस सर. मेरे माइक से डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही ज्यादा? नहीं, अभी तक तो नहीं. मेरे एसी खराब है ना सर, कूलर चलता है तो उसमें ज्यादा शोर होता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 24 देखो. G is written against which of the following number? E है, either 3 or 9. और 9. उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा. चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो. ये तो सिंपल था. तो लास्ट में ब्रैकेट में कुछ लिखा है, SBI PO 2017. इसका आंसर C है. नो लेटर इज रिपीटेड अगेंस्ट एनी नंबर. हाँ, तो कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमने कुछ रिपीट भी तो नहीं किया. कुछ रिपीट किया क्या हमने? नहीं. अरे अमन, जी को रिपीट नहीं है ना, किया. जी को रिपीट नहीं किया. जी को रिपीट नहीं किया है. कंडीशन है 2 जी की. या तो मैं जी को यहाँ पे भी कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर M और E के बीच में 2 का गैप है, तो O और G के बीच में भी 1 तो जी या तो यहाँ पे आ सकता है या तो जी यहाँ आ सकता है. ये रिपीट नहीं किया, ये कंडीशन है. इसका मतलब ये है कि अगर पहली बात सच होगी तो दूसरी बात झूठ हो जाएगी, दूसरी बात सच होगी तो पहली बात झूठ हो जाएगी. ऐसा कुछ मतलब है इसका. चलो, इसमें क्या है? नंबर लिखा हुआ है आपका 9 4 3 6 5 2 7. If one is subtracted from each odd number,
तो ऑड नंबर कौन सा, एक तो ये है 8, 2, 4 and 2 is added to each even in the number. Then how many digits will appear twice in the new number thus formed? तो एक तो 8 आ रहा है 2 बार, 6 आ रहा है 2 बार, 4 आ रहा है 2 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 4 and 9, 6 सी पार्ट है सर, 8, 6 and 4। 8, 6 and 4 था ये, ठीक है। चलो क्लियर है आयुष? मुझे नहीं आया। यस सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभी। आपको पता है ये क्वेश्चन अभी आया था IBPS क्लर्क मेंस 2020, पेपर हुआ था 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2021। रीजनिंग का सेक्शन खोलते ही ऐसे 2 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के, सेम डिट्टो डिट्टो एज इट इज। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोग मेरे बिना बताए इस पर दिमाग मारो एक बार। सर ट्राई करके देखा था बट ना फिर कंफ्यूजन सी हो रही थी। बाकी कितने लोगों ने ट्राई किया था, और लोगों ने किया था ट्राई? तो इसको ट्राई करो एक बार, आपकी स्क्रीन पे ऐसे ट्राई करो, मैं आपको टाइम लो से ट्राई करो। ये चीज देखो तो वो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि मेंस के लिए कभी कभी आपको ऐसे शॉक्स मिलते हैं। तो आप ये देखो कि आप कितना, मतलब कि बिना बताए आप कितना चीजों को, मतलब चीजों को आप समझ सकते हो, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं था, इस क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जिन लोगों को क्वेश्चन या तो समझ आ गया था या पहले से उन्होंने कर रखा था इस टाइप का प्रॉब्लम, उनको यहाँ 2 मिनट नहीं लगी। और जिन लोगों को क्वेश्चन सब नहीं किया था और समझ नहीं आया, तो या तो उन्हें स्किप करना पड़ा था, नहीं या तो उनके 10 मिनट खराब हो गए थे। ऐसा ही होता है, मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, या तो आपका समय खराब करके जाएंगे और अगर हो जाएंगे तो जल्दी भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सर बात ये थी कि ये लेफ्ट टू राइट एक रो में ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, रोज दी हुई है 3 के सेट में। तो फर्स्ट रो का जैसे लास्ट डिजिट आ गया, उसका कैसे करेंगे? तो आगे की वैल्यू को या तो हम 0 एज्यूम करें। इन नीचे का फॉलोइंग क्वेश्चन 2 rows ऑफ नंबर्स आर गिवन, तो यहाँ पर हम ऊपर ले लेते हैं, क्या दे रखे हैं नंबर 3, 1, 12, यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, 3, 1, 12, 24, 6 and 10। In each of the following question, 2 rows of numbers are given. The resultant number in each row is to be worked out separately. समझ आ रहा है यहाँ क्या लगा इस लाइन का मतलब? The resultant number in each row is to worked out separately based on the following rules and the question below. The rows of numbers are to be answered. The operation of number progress from left to right. इस वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब सुनो, आपको समझ में आ गया? अगर यहाँ से कोई रिजल्टेंट आता है तो यहाँ क्या लिखा है? इट हैज टू बी वर्कड आउट सेपरेटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स एंड क्वेश्चंस बिलो। यानी कि आपको जो नंबर यहाँ से रो 1 से प्राप्त होगा और रो 2 से प्राप्त होगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और इसको वर्कड आउट सेपरेटली करना है। समझ आया? ये पता है, ठीक है, समझ आ गया था। लेकिन प्रोग्रेशन है इसका लेफ्ट टू राइट, पर इसमें नीचे जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको जो डिजिट पे आप कर रहे हो काम, जैसे 3 पे कर रहे हैं तो उसके आगे वाले भी चाहिए और उसके मतलब कहीं में पहले वाली भी चाहिए, ऐसे करके है सिचुएशन। जैसे कि
3 is followed by an odd number. They are to be जैसे multiplied. आप चलो देखते हैं अभी यहाँ पे ऊपर वाले रो की बात करते हैं, रो 1 की। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, इफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि अगर मैं 3 पे बात रो 1 की बात करना शुरू कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑपरेशन नंबर प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब देखो इफ अ नंबर करेंगे, इफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिविजिबल है, एंड इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर से फॉलो भी कर रहा है, देन दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको क्या लग रहा है, आपको इसे प्रोग्रेस करना लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपने इस यहाँ से यहाँ तो ऑपरेशन कर दिया, अब इसका एक रिजल्टेंट आ गया, अब इसका जो रिजल्टेंट आया उसे आगे प्रोग्रेस करना है इसके साथ, मतलब इस नंबर को अब इसके साथ प्रोग्रेस करना है, ठीक। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अगेन इफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, तो ये अगेन 3 से डिविजिबल हो रहा है, फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, नहीं, इस कंडीशन को चेंज कर दो, सेकंड पे आ जाओ। इफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, तो मतलब इवन नंबर तो है ही 12, देन दे आर टू बी एडेड, तो मतलब 3 और 12 ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा। तो मतलब ये आपका रो 1 का रिजल्टेंट हो चुका है, बस यहीं पे खत्म हो जाएगा ना ये। हाँ, तो इसमें लिखा है ना कि सारे रोज के रिजल्ट को अलग अलग, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब यहाँ क्या लिखा है, अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 3, बट इट इज दिस टाइम, अभी आपको म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, नहीं आया समझ तो बोल। ये रो 1 है अमन, ये रो 2 है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका जो लास्ट में रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा, इनको सेपरेटली डील किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, द ऑपरेशन ऑफ नंबर प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। अब सबसे पहले जब मैं अपना ऑपरेशन स्टार्ट करूंगा तो रो 1 से करूंगा। रो 1 का पहला नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक। यहाँ क्या लिखा है, इफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिविजिबल है, एंड इट इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, और ये ऑड नंबर से फॉलो भी कर रहा है, करेक्ट। तो ऐसे का क्या होगा, देन दे आर टू बी मल्टीप्लाइड, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ आई ये बात, प्रमोद और अमन, ये बात समझ में आई? निशा आप भी बता दो, जितेश, दीपक चंडोला, भास्कर। हाँ कैसे? अब क्या हो रहा है कि जैसे कि ये जो प्रोग्रेस कर रहा है लेफ्ट से राइट, अब यहाँ पर जो 3 आया है ना, इसको आपको इस आखिरी वाले नंबर के साथ डील करना है। तो अगेन इफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 बट दिस टाइम इट इज एन इवन नंबर, तो क्या होगा, दे आर एडेड। तो लिखा है, सेकंड रूल क्या लिखा है, इफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन दे आर टू बी एडेड। तो क्या करोगे आप, 3 और 12 को ऐड कर दोगे, तो पहले रो का रिजल्टेंट आपका 15 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? यस सर। यस सर। पहले मैंने ना हर एक इंडिविजुअल नंबर को अलग अलग ट्रीट किया था, इसलिए मुझे फिर लास्ट में 12 पे आके ना प्रॉब्लम हो रही थी। आगे देखो, आगे क्या है, अब रो 2 देखेंगे। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन दे आर टू बी एडेड, तो 24 प्लस 6 कर देंगे 30। अब इट इज अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज फॉलोड अगेन बाय एन इवन नंबर, तो क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखते करना क्या है, क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन सेट्स आर एडेड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। तो इसका रिजल्टेंट क्या था, 15 था, इसका रिजल्टेंट क्या था, 40 था, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 55। समझ आया बच्चों? समझ आया भाई सब लोगों को? बता दो एक बार। ठीक है, अब क्वेश्चन 27 ट्राई करो एक बार, इसको ना ऊपर लिख देता हूँ, इससे आप रूल्स भी पढ़ पाओगे एक बार। मैं यहाँ से इसे हटा के यहाँ पर रो लिख दे रहा हूँ, इससे आप रूल्स पढ़ पाओगे, बिना रूल्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब आप ये समझो, इस क्वेश्चन में किसी भी, जो एक पता है एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये 2 क्वेश्चन आए थे और पता है 2-2 नंबर के थे,
किसी को अगर ये क्वेश्चन पहले से आता होता ना तो उसके लिए बोनस था, ये बोनस। 12 3 2 18 6 1। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये रूल्स लिखे वो बाद में देख लेना, पहले दोनों रो का रिजल्टेंट निकाल लो। सर 38 25 आ रहा है। अच्छा, तो रो 1 का रिजल्टेंट क्या है आप लोगों का? अमन, अमन रो 1 का रिजल्टेंट क्या आया? 38। तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। 3 से डिविजिबल है, फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 3 36 प्लस हालात में 38। तो रो 2 का रिजल्टेंट क्या आएगा? 24 आया। ठीक है, 18 प्लस 6 हो जाएगा इंटू 1। 38 और 24। अब क्वेश्चन देख लो, 38 एंड 24। अब वो क्या कह रहा है, इफ रिजल्टेंट ऑफ द गिवन सेट्स आर एडेड, ठीक है, तो 12 एक कैरी 6, which digit is at the unit place of the numbers obtained, तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है ये चीज सबको? बता दो भाई, दीपक, भास्कर, जितेश, प्रमोद। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो इसका। 12 1 2 10 6 1। थर्ड और फोर्थ कंडीशन का क्या होगा? तो अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो बेकार जाएगा, यूज हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर यूज हो जाएगा प्रमोद तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका यूज अगर नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। वो तो गाइडलाइंस है ना, सरकार की गाइडलाइंस को, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। 14 16 आ रहा है, ठीक है, सब लोग वो कर रहे हैं तो एक बार 15 आ रहा है नीचे। 14 and 15। 14 15। अमन का 14 16 आ रहा है। इन्होंने 16 को ना डिवाइड कर दिया होगा 3 से, डिविजिबल मान के, फिर उसमें इंटू 1। ये फोर्थ कंडीशन नहीं देखी, थर्ड फोर्थ। चलो सबसे पहले इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। उसको क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 1 12, फिर 12 के बाद इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 14। ठीक, दूसरा वाला देखेंगे, इफ अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये तो इस कैटेगरी में जाएगा, एंड इट इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन दे आर टेबल टू बी एडेड। तो 10 और 6 क्या हो जाएगा 16। अब 16 भी एक इवन नंबर है, इट इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन द स्मॉलर नंबर इज टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वन। तो 16 को 1 से सबट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15। 14 और 15 आएगा अमन, 14 और 16 नहीं आएगा। हाँ आपने सही कर लिया। तो मतलब रिजल्टेंट मिल गया हमें 14 और 15। इसका रिजल्टेंट मिल गया 14, इसका मिल गया 15। करना क्या है, इफ रिजल्ट ऑफ द गिवन सेट्स आर मल्टीप्लाई विद द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 210। क्लियर है सबको? एक बार देख लो इसे।
6 क्वेश्चन है। हाँ तो मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही आता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये टॉपिक? ये इजी है। आयुष एक बात बताओ मुझे, सिर्फ एक बात का आंसर दो। अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं होता कैसे करना है तो क्या आप कर पाते या इतनी जल्दी कर लेते? नो सर, मतलब अगर पहले पढ़ा हो प्रिपरेशन मैं तो वही तो बात बोल रहा हूँ आपको। और देखो नेसेसरी नहीं है कि ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन क्या होता है, चेंजेस होते हैं। मेंस का क्वेश्चन क्लर्क में रिपीट हो सकता है, लेकिन पीओ में कभी, मेंस में क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होता। तो कुछ ना कुछ नए तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और पीओ के मेंस में शायद आता भी नहीं है ये टॉपिक, मतलब इतना पूछते नहीं है। ठीक है, चलिए तो टॉपिक क्लियर हुआ ये वाला, अल्फान्यूमेरिक सीरीज। ऑल क्लियर। तो एक बार देख लेते हैं हमारे क्या क्या टॉपिक्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो हमारा सिलॉजिज्म हो गया, सबसे पहला किया था। इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, और उसके बाद अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया। ये 4 चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर। अमन निकाल लेता हूँ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेंगे। हाँ, क्योंकि यार ऐसे मेंस के क्वेश्चन ना बड़े मुश्किल से मिलते हैं। आपको पता है पेपर आउट नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो मैं आपको सेंड करवा दूंगा, या मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं ढूंढ लूँ ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बना दूंगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर पहले जो टॉपिक्स किन बच्चों के नहीं हुए हैं? सर मेरा सिलॉजिज्म और इनइक्वालिटी नहीं हुआ है सर। ये दोनों नहीं हुए हैं। और किसके नहीं हुए ये दोनों टॉपिक? मेरे नहीं हुए। अच्छा, आप इन दोनों टॉपिक्स के लिए अगर मैं आपको किसी और बैच में बुला लूं तो चलेगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। फर्स्ट 2। अच्छा, तो जितेश एक बार मैं नाम बता दूं मुझे जरा, किन किन के नहीं हुए, मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं मैम से बात कर लूंगा आज। एक तो जितेश हो गया, मैं ना मोबाइल में लिख लेता हूँ अपने नोटपैड में आपके नाम लिख लेता हूँ मैं एक बार। जितेश, जितेश, भास्कर और आयुष ना। आयुष, दीपक आपका भी? ठीक है दीपक, ठीक है। तो हम भी आ सकते हैं क्या दोबारा? यार हमारे समझ में नहीं आया कि पहली बार में? अच्छा, रिवीजन करना है। तो पहले तो मैं जितेश के लिए, भास्कर के लिए, आयुष के लिए और दीपक के लिए, इन लोगों की अर्जी लगाऊंगा। मेरा भी रहता है पहला, निशा के लिए भी अर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है अमन, अगर इन लोगों की अर्जी लगाने के बाद कोई वैकेंसी रहेगी तो मैं आपकी अर्जी लगा दूंगा। ठीक है अमन, आपको वेटिंग में डाल देता हूँ मैं। चलो, मेरा नाम नोट, कोई भी ऐड किया जाएगा, आपको भी ऐड किया, आपको भी, मतलब समझा नहीं नितेश क्या कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? अमन को दिलासा दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई बात नहीं, सीट मिलेगी, परेशान मत हो। यस। चलो ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आप लोगों की कोई समस्याएं हैं? क्योंकि आपको वर्कशीट इसकी दे दी गई थी, कोई समस्याएं हैं इसमें?
सर वर्कशीट करके सैटरडे तक आपको डाउट्स बता देंगे इसमें तो। चलो ठीक है, सैटरडे को बता देना। ठीक है, अब मुझे पहले तो आप लोग एक चीज बताओ, सब लोग यहाँ पे, कि नो डाउट निशा को कभी कोई डाउट नहीं होता, वेरी गुड गुड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। तो पहले मुझे ये बता, आप में से कभी किसी ने क्वेश्चन किया सिटिंग अरेंजमेंट के? कितने लोग फ्रेश है बिल्कुल, जिन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया? जो लोग फ्रेश हैं। जितेश फ्रेश है बिल्कुल। मतलब ऐसा एक आध बुक से ट्राई किया है। मॉक टेस्ट में किए थे बस, ठीक है। मतलब वो तो एक आपने खुद से किए, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आपने कभी पढ़े हैं किसी से भी कहीं भी? नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें क्या अभी? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत छोटी बातें बताऊंगा, बहुत छोटी और बेसिक बातें, सिर्फ सुनते चलना। देखो, सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि कितने तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इसमें। इसका पहले क्लासिफिकेशन देखो। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में कितने कैसे क्वेश्चन बनते हैं पहले वो देखो। सर्कुलर अरेंजमेंट में एक ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या, एक सर्कल के तरफ सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, एक सर्कल की तरफ सब लोग बैठे हुए हैं। अब अगर इसमें सारे लोग सर्कल के सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी कि सेंटर फेसिंग। अगर इसमें सारे लोग सेंटर से बाहर फेस करके बैठे हैं, तो सेंटर के आउटसाइड फेस करके बैठे हैं। थर्ड बनता है आपका, जब यहाँ पर फ्यू पीपल, या आप बोल सकते हो सेंटर फेसिंग, मतलब इसको बोल सकते हो इनसाइड प्लस आउटसाइड, ये मिक्स क्वेश्चन आता है आपका। ठीक, इसके बाद आपका बनता है वेरिएबल्स के साथ क्वेश्चन। इसका वो ये बोल सकता है कि कुछ लोग बैठे हैं और कुछ उनमें से कुछ लोग अलग अलग शहरों से आते हैं, या अलग अलग चीजें कर रहे हैं, या अलग अलग गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके सर्कुलर अरेंजमेंट के। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब कुछ एक लोग स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। हाँ स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, तो वो भी दो तरीके से। अगर सारे लोग नॉर्थ फेस करके बैठे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नॉर्थ फेसिंग। एक बनता है आपका साउथ फेसिंग, इसे हम बोलेंगे साउथ फेसिंग हो जाएगा एक आपका। ठीक, उसके बाद बनता है आपका नॉर्थ साउथ मिक्स, यानी कि जैसे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जहां पे एक ही रो के अंदर कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। फिर उसके बाद इसी में आपका आ जाएगा वेरिएबल्स के साथ क्वेश्चन, यानी कि ये बोल सकता है कि जो 8 लोग बैठे हैं, इनकी उम्र अलग अलग है, ये अलग अलग सिटी से आते हैं, इसमें से कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं। उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका ड्वेल रो, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल रो अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि इस तरीके से लोग बैठे हैं। लोग इस तरीके से बैठे हैं कि कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, वो नीचे साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, और कुछ लोग जो नीचे बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। यानी कि वो इस रो में इस तरीके से बैठे हुए हैं कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के मुख को देख रहा है, यानी कि एक दूसरे को फेस करते हुए बैठा हुआ है। ठीक, तो ये होता है आपका ड्वेल रो पैरेलल रो अरेंजमेंट। तो और इसमें अभी आप पे डबल वेरिएबल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है स्क्वायर बेस्ड और रेक्टेंगुलर बेस्ड क्वेश्चन।
इन दोनों में और सर्कुलर अरेंजमेंट में सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है कि आपको पता है कि अगर एक सर्कल है, ठीक, और मैं आपसे एक बात बोलूं कि सर्कल में एक पहली पोजीशन से आपको क्वेश्चन शुरुआत करनी है, तो जब तक वो पहली पोजीशन की बात हो रही होती है तब हमें पता ही नहीं होता कि वो पहली पोजीशन क्या है, ठीक। जब तक हमारा एक पहला व्यक्ति आके बैठ नहीं जाता तब तक पहली पोजीशन स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तब तक क्या होता रहता है, तब तक हम क्या करते हैं, हम कहीं पे भी ले लेते हैं। लेकिन अगर एक बार पहला व्यक्ति आके बैठा तो उसके बाद जितनी भी कहानी होती है वो उसकी रिस्पेक्ट में, उसके संदर्भ में चलती रहती है। समझ में आई ये बात? जैसे कि यहाँ पर आके अमन बैठ गया तो अब अमन पहला पर्सन बन गया है, ये पहली सीट हो गई है, अब बाकी के लोग इसके आसपास बैठते चले जाएंगे। लेकिन जब तक अमन नहीं बैठा या कोई और नहीं बैठा यहाँ पर, तब तक कोई कहानी नहीं बोल बता सकता कि पहली जगह क्या है। इसमें और स्क्वायर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या फर्क है? स्क्वायर और रेक्टेंगल बिल्कुल सेम होते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या होता है कि आपका जो देखो बेसिकली सर्किल के अंदर कोई कॉर्नर तो होता नहीं है, लेकिन स्क्वायर के अंदर कॉर्नर होता है, ठीक है, और स्क्वायर के अंदर मिडिल भी होता है। तो अगर कोई पर्सन मिडिल में बैठा है तो वो इन चारों में से कहीं भी बैठ सकता है, और अगर वो कॉर्नर में बैठा है तो इन चारों में से कहीं बैठेगा। तो फर्क सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना होता है सर्कल में और स्क्वायर रेक्टेंगल में कि वहां पर पहली पोजीशन कोई भी हो सकती है, और यहाँ पर पहली पोजीशन या तो कोई कॉर्नर होगा या तो कोई मिडिल होगा। समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं आपके अनसर्टेनिटी के। अनसर्टेनिटी यानी कि अभी तक तो हमसे कह रहा था कि हमारे रो में या हमारे सर्कल में, हमारे स्क्वायर में 8 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे। अब क्या करेगा, पूरा क्वेश्चन का डाटा दे देगा और आखिरी में बताएगा कि आप ये पता लगाओ कि कितने लोग बैठे हैं। मतलब वो ये नहीं बताने वाला कि कितने लोगों को बैठा रहा है वो, ठीक है। उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी के क्वेश्चंस, ठीक। और अब सुनो, इस बार इतना जबरदस्त क्वेश्चन आया था क्लर्क में, प्रीलिम्स के क्लर्क में। उन्होंने क्या बोला था, एक अरेंजमेंट है, पिरामिड अरेंजमेंट। पिरामिड अरेंजमेंट है, मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं, मेंस का। प्रीलिम्स में आपको किसी भी तरह का नया इंट्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। पिरामिड अरेंजमेंट है, 21 लोग बैठे हैं। अब आपको पता है ना कि पिरामिड कैसा होता है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का शेप ले रहा है पिरामिड, राइट एंगल ट्राइंगल का, और 21 लोग हैं। तो आपको पता है कि पिरामिड कैसा होता है, नॉच होती है टॉप पे, फिर नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब 21 लोगों को कैसे बैठाना था, कहानी बड़ी जबरदस्ती, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। सबसे पहले बिठाया 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। कितने लोग हैं, 5 4 9 12 13 14 15, और आखिरी में 6 लोग। बन गया ये पिरामिड, और 21 लोग आपके बैठ गए। ये पिरामिडिकल बेस्ड अरेंजमेंट आया था इस बार आईबीपीएस क्लर्क मेंस में। और पहली बता दूं, आईबीपीएस क्लर्क लगाए ना, उसके हिसाब से मत जाना, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क मेंस का इस बार लेवल आईबीपीएस पीओ मेंस से भी अच्छा था। इतने बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे। ये क्या 26 जनवरी की झांकी नहीं कर रहे थे? हाँ, पिरामिड अरेंजमेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मेंस का एक क्वेश्चन आया था जिसमें पैरेलल रो थे लेकिन 3 रो थे, ठीक है, 2 नहीं थे, 3 रो थे। तो मेंस लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कुछ, ठीक है। और प्रीलिम्स के ऊपर तो कमांड हमें अच्छी बनानी है, क्योंकि प्रीलिम्स का तो सारा फंडा ये है कि जितने ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सको मैक्सिमम वो, उससे पेपर निकलेगा। और मेंस में ये है कि जितना कर सको सेफ लेवल अटेम्प्ट, उतना ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। समझ आया? तो ये सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है कि कितने सारे तरह के सवाल आपके इसमें बनते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस के हिसाब से तो है, ठीक है। यस सर। तो इसकी थ्योरी जो है वो स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा। मतलब वो वाली बात है कि ए से एप्पल होता है, बी से बॉय होता है, सी से कैट होता है, तो सारी ये वाली बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भी आज की क्लास समझ में आई होगी। समय की सीमा समाप्त हो चुकी है, तो क्लास को भी समाप्त करने की घोषणा करते हैं, ठीक है भाई। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।
ठीक है भाई, चलो टाटा।